नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम मोस्ट वांटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने अभी तक वेक्टर्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे लगभग। तो आज हम ये लास्ट पार्ट यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है उसको आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है इसकी डिमांड तो कितनी ज़्यादा रहती ही है। तो आज इस डिमांड को पूरा करते हैं और पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बातें करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर का प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसके बारे में अगर मैं बातें करूं तो वो है क्या। वो कहती है कि अगर दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो किसके बराबर होती है। अगर आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को करते हो तो वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा, यानी कि थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और इनटू एन कैप कर दो। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज दिस ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज दिस बी, magnitude of vector B. What is this theta, angle between A and B. और what is this an unit vector which will give direction of A cross B, ठीक है। तो ये वो यूनिट वेक्टर होता है जो A क्रॉस B की डायरेक्शन को बताएगा। अब इसका कंसेप्ट क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है क्या नहीं है, वो अभी आपको तब समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा। तो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, पहले उन बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए समझना ज़रूरी हैं, ठीक है। और क्या बातें हैं जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब आप जानते हो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये भी ए बी साइन थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी ये किसके बराबर है, आपका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर को कैसे लिखते हो आप भाई, देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब इसको आपने कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आती है तो आपने वो लगा दी है। अब आगे बात करते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो हमेशा एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक वेक्टर ही होगा। देखो, अगर आपको नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पर जाकर वेक्टर के नोट्स परचेज कर सकते हो और वहाँ से ये सब पढ़ सकते हो। तो अगर आपको नहीं आ रही है तो आप लिखते जाओ, नो प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि भाई किसी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हो तो वो हमेशा एक वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होगा, यानी कि ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपकी डायरेक्शन हो गई, दोनों मिलाकर वेक्टर बन गए। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो ये कहता है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें पहली डेफिनेशन है कि अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है, अगर आप इस थीटा को 90 डिग्री कर देते हो तो आपका जो इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो ए बी आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और अगर आप उस थीटा को कितना कर देते हो, 270 डिग्री कर देते हो तो आपका कितना आएगा, माइनस ए बी। क्यों, क्योंकि 270 डिग्री पर साइन थीटा कितना होता है, -1, ठीक है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका होगा 360 डिग्री माइनस कितना कर दें हम, 90 कर दें, ठीक है। और ये 270 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 270 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कैसा होता है, नेगेटिव साइन वाला होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। हमने एक रूल पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि अगर ये सपोज क्या है आपका पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर सारे ही जो आपके एंगल होंगे साइन कॉस इस तरीके से सब जो पॉजिटिव होते हैं।
इस केस में साइन और आपका, ठीक है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, इस केस में टेन आपका पॉजिटिव होता है, और इस केस में कॉस। अब इनके जो अपोजिट वाले भी होते हैं, एंटी वाले, वो भी, जैसे सेक वो भी पॉजिटिव होगा, टेन में कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये भी पॉजिटिव होते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेके 90 तक, ये 90 से 180, ये 270 और ये 360, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो यानी कि मैंने ट्रिक बताई थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब ऑल, स्कूल मतलब साइन, टू मतलब 10, कॉलेज मतलब आपका कॉस। तो इस तरीके से अगर कोई 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा का एंगल आता है, साइन का एंगल आएगा, तो वो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब 270 डिग्री साइन के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तीसरे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका माइनस आएगा। दूसरा आप कैसे निकालोगे, 360 में से 90 घटा दोगे तो 270 आता है, तो साइन 90 आपका 1 होगा, तो आंसर -1 आएगा। आगे बात करते हैं रेंज की, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसकी रेंज के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ए क्रॉस बी की जो रेंज हो सकती है वो क्या होगी, -AB से लेकर +AB तक, ठीक है। रेंज क्या होगी, -AB से लेके +AB तक इसकी रेंज होगी। अब आगे बात करें, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ए क्रॉस बी अगर आप करोगे तो ये AB साइन थीटा के बराबर होगा। अब पहला केस है जहां पर थीटा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो जहां पर थीटा अगर 90 डिग्री से कम होता है तो इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरे केस की बात करें तो एंगल अगर 90 डिग्री से, थीटा 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो उस केस में आपका ये पॉजिटिव आएगा। तीसरे केस की बात करें, अगर ये ऐसे है तो आपका ये कितना आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो आपको समझ आ रही होंगी, ऐसी उम्मीद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक आपको पहली प्रॉपर्टी बताई कि ए क्रॉस बी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आता है एक वेक्टर AB sin थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पर AB sin थीटा मैग्नीट्यूड हुआ था, एन कैप आपका वेक्टर डायरेक्शन हो गई थी। फिर दूसरा केस पढ़ा हमने एंगल के बारे में, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, और अगर थीटा 270 डिग्री है तो मिनिमम वैल्यू आएगी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। रेंज की बात करें तो -AB से +AB तक चलेगा। चौथा केस हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, 90 डिग्री से एंगल कम है, दूसरा आपका 90 और 180 के बीच में है, तीसरा 180 से 360 के बीच में है। अब पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यहां पर होता है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल आई कैप से आई कैप का मल्टीप्लाई कराओ तो 0 आएगा, मतलब अगर आप आई कैप से आई का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, अगर जे कैप से जे कैप का क्रॉस करोगे तो 0 आएगा, के कैप से के कैप का करोगे तो भी 0 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर 0 आता है। छठा पॉइंट क्या है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपका 0 आएगा। मतलब मैंने क्या समझाया आपको, पहला समझाया यूनिट वेक्टर्स के लिए, ठीक है, ये पैरेलल यूनिट वेक्टर हो गए। दूसरा मैंने सबको समझाया किसी और वेक्टर के लिए, अगर आपको यूनिट वेक्टर ना देके कोई और भी वेक्टर दे दिया जाए और उसका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, सेल्फ का मतलब उससे खुद से ही आप क्रॉस कर देते हो, तो भी रिजल्टेंट 0 ही आता है, ठीक है। तो ये सब बातें हुई। अब उसके बाद और थोड़ी बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो आपके वेक्टर होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 7वें नंबर पे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो यहां पर क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो अगर इसमें सीधा सा रूल है, अगर आप जैसे आई से जे कैप का मल्टीप्लाई करते हो तो यानी कि आप आई से जे की तरफ चले, तो आप कैसी डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो जब आप क्लॉकवाइज में चलोगे तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है, तो ये के कैप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आप जे से के की तरफ चलोगे यानी कि आप जे और के का क्रॉस करोगे तो आंसर आई आना है, और वो क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव आना है। फिर आप अब अगर के से आई का करोगे तो आंसर जे कैप आना है, वो फिर से पॉजिटिव आना है। दूसरा केस क्या है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, मतलब आप क्या करो, जे से आई का करोगे, अगर आप जे कैप और आई कैप का करोगे तो आंसर माइनस के कैप आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आपको बस ये तरीका याद रखना है। अब आई से के की तरफ चलोगे तो फिर से नेगेटिव जे कैप आएगा। अगला है के से जे की तरफ चलोगे तो माइनस के आई कैप आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 8 क्या है हमारा। तो ये पॉइंट कहता है कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये आपका ए बी साइन थीटा आता है। ठीक है, देखो मैंने एन कैप नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और ये भी मैग्नीट्यूड है। तो अब थीटा इक्वल टू अगर आप 0 डिग्री कर दो या 180 डिग्री कर दो तो इस केस में आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 कैसा होता है आपका? 0 होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि एन कैप, वो कितना होगा? एन कैप की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो एन कैप कैसे निकालोगे? ये आप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी वेक्टर और ए क्रॉस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और अपॉन में ए बी साइन थीटा ले आओ। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो ए से ये क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। समझ रहे हो? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद अब हमको इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ही लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊपर तो हम सेम रहने दें लेकिन नीचे हम क्या कर दें, क्योंकि ये क्या है? ऊपर वाले वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है, तो हम ऊपर वाले वेक्टर के जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो यही आना चाहिए। तो हमने जो एन कैप के बारे में बात करी वो डायरेक्शन होती है ए क्रॉस और बी क्रॉस वेक्टर की। ठीक है, अगर आपने कोई दो वेक्टर लिए ए और बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उसको लिए आपको एन कैप वाला रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी डोंट वरी इसके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब बात करते हैं एक और 2-4 चीज़ की। एक है फिजिकल डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज़ बाई राइट हैंड थंब रूल, यानी कि हम जो है डायरेक्शन निकालते हैं ए क्रॉस बी की वो राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आई कैप जे कैप के कैप वाला रूल लगाओ जो ऑर्थोगोनल था। आप कैसे निकाल सकते हो? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे? देखिए ऐसे राइट हैंड थंब रूल का कैसे इस्तेमाल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी आपके वेक्टर हैं। अब आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल इधर ए कैप है और इधर आपका बी कैप है, सॉरी बी वेक्टर है और बीच में एंगल है थीटा। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से क्या करोगे, आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ चलोगे, पहले वेक्टर की तरफ आप फिंगर करोगे, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे। तो कर्ल करोगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, जिधर थंब होगा उधर डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊपर की तरफ आया यानी कि जो इसकी डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आ रही है? वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालोगे तो कैसे आएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए से चलोगे, देखिए ऐसे चलोगे यहाँ से तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वर्टिकली अपवर्ड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वर्टिकल डाउनवर्ड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो डाउनवर्ड है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है और जो अपवर्ड है वो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के जो बीच में एंगल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि भाई एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 180 डिग्री होगा। ये एक अपने आप में बहुत धांसू पॉइंट आ गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्यूम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब क्यूम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया,
इस तरीके से कर दिया, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी, तो यहाँ पर आप ये इक्वल नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन आप इसके मैग्नीट्यूड को इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा, तो अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे भी हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। यानी कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, ठीक है, बांट दिया। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपका अगला जो पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड की। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, आखिर देखते हैं कि मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए फिर उसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन होने लगेगा। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं, इसमें हम जो है मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी होता है। मान लेते हैं कि भाई जो ए वेक्टर है वो आपका ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है। जो बी वेक्टर है वो बी एक्स आई कैप है, बी वाई जे कैप है, बी जेड के कैप है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस कितना होगा। तो आपसे अगर ये पूछा जा रहा है तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, आप क्या लिखो, आपको लिखना है आई जे के, ठीक है, आपको ये लिख लिया। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड का लगा दो यहाँ पर। अब देखो, सबसे पहले आपको लेना है जो आई के साथ है पहले वेक्टर में ए एक्स, जे के साथ क्या है ए वाई, और जेड के साथ के साथ क्या है ए जेड। नीचे आपको क्या लेना है, जो दूसरा वेक्टर है बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो आपने दोनों वेक्टर लिख लिए ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है। पहले ऊपर कौन सा वेक्टर लेना है आपको, वो वाला लेना है जो यहाँ पहले आएगा। यानी कि ए में बी का क्रॉस कर रहे हैं तो ऊपर ए आएगा, बी में ए का कर रहे होते तो ऊपर बी आता, ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं, आपको रूल याद रखना है। आपको क्या रखना है याद, कि जो आई कैप होता है उसमें प्लस लेते हैं, बीच के लिए माइनस और इसके लिए प्लस लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या कर देना है, आप देखिए सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले आई कैप लिखना है तो आप जिसका निकालोगे उसी के कंपोनेंट्स को भूल जाइए। तो आप यहाँ पे इसको भूल जाइए। अगर आपको आई कैप का आंसर निकालना है तो आई कैप का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए वाई बी जेड, फिर आगे माइनस आना है हमेशा। अब देखो आपको ये समझ में एक बार में नहीं आएगा, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पीछे आपको आई कैप लिखना है प्लस का, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जे कैप आपका माइनस में रहने वाला है, तो जे कैप में आप क्या लिखोगे, जे कैप को छुपा दो। अब ए एक्स का बी जेड से करो, फिर माइनस आएगा, बी एक्स और ए जेड का करोगे तो ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले कौन आने वाला है, जो ऊपर वाला वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर पहले भी वही आएगा। अब उसके बाद प्लस के कैप लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, तो के कैप निकाल रहे हो तो के कैप वाले कंपोनेंट को छुपा दो। तो अब आई और जे के बचेंगे, तो ए एक्स बी वाई, तो इसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में ए एक्स बी वाई, फिर माइनस लगा दोगे, ठीक है, और बी एक्स ए वाई, तो ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड आपका, ये एक फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड को, इसको अंडर रूट में ले आएंगे। कैसे, आपको अगर अब ये तो वेक्टर आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, इसका जो आई कैप के साथ है, जैसे देखिए अगर ये सपोज ए एक्स होता, ठीक है, और ये बी एक्स जे कैप होता, और ये सी जेड के कैप होता, तो आप कैसे निकालते, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, और इसका कर देते अंडर रूट। लेकिन यहाँ पर आपका इसकी जगह पूरा ये है, तो अगर ए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का स्क्वायर कर दो, प्लस उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो बीच वाला है वो कितना था, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी जेड कितना होगा आपका, इसकी जगह ये आ जाएगा जो के कैप के साथ था ये वाला। तो के कैप के साथ क्या था आपका, ए एक्स बी वाई माइनस
ए बाई बी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसके पूरे का क्या कर दोगे आप, अंडर रूट। तो अब जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड सॉल्व होकर आ जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस का। अब बात करते हैं आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जैसे ए वेक्टर जो होता है उसको आप अगर ऐसे लिखोगे, तीनों कंपोनेंट में आप बांट दो, और बी वेक्टर भी आपने ले लिया, ठीक है, तो इनके रिलेशन को आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो जो आपके कई क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आएगा पेपर में। तो कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। सिंपल, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं आपस में डिवाइड कर दो और इक्वल कर दो। तो कई बार क्या होगा कि आपको ये वाला कंपोनेंट दिया होगा, ये वाला दिया होगा, ये वाला दिया होगा, ये वाला मिस होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप विद इन सेकेंड यहाँ से निकाल सकते हो। अब जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, हमारी पूरी फिजिक्स में वो कहाँ काम आता है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जगह वो काम आता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहला एप्लीकेशंस है जब हम टॉर्क को सॉल्व करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स करते हैं। दूसरा, हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लेते हैं। तीसरा, जब लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। चौथा, जब हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज को एक यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक देते हैं तो वहाँ जो फोर्स आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर हम मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह। या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम ऐसे इसी से निकालते हैं। वेक्टर है तो कैसे निकालोगे, क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम करते हैं। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो आप क्या करोगे, साइड गिवन है तो ए क्रॉस बी कर दोगे, हाफ हट जाएगा वहाँ से, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बन जाएंगे तो हाफ हट जाएगा तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। अगर डायगोनल से करोगे तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। अब थोड़े से क्या करके देख लेते हैं, क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा बेहतर होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दो चार बातें और करनी है। जैसे कंडीशन ऑफ बीइंग कोप्लेनर ऑफ दीज वेक्टर, यानी कि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जब जीरो कब हो सकता है, कोप्लेनर कब हो सकता है। दूसरा, हमें साइन रूल यानी कि लामीज थ्योरम पढ़नी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्या है बेसिक क्वेश्चंस, अगर ए वेक्टर आपका दिया हुआ है -3i कैप -2j कैप +5k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर आपका दिया हुआ है 4j कैप -2k कैप, और ये एक पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं दोनों, ठीक है। दीज आर दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, देन कैलकुलेट एरिया। तो आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो एरिया क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आप पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालोगे तो वो कितना होगा, हाफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा ए और बी का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, क्रॉस में IJK लिखना होता है। फिर क्या करते हैं, जो ऊपर वाला वेक्टर होता है उसके सारे कंपोनेंट लिख देते हैं, फिर नीचे वाले के, देखो इसमें J और K हैं, इसमें I नहीं है, तो जहाँ 0 हो जाएगा, J की जगह 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो -3 उठा लिया, -2 उठा लिया, +5 उठा लिया। फिर उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आई कैप लिखना है हमें, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इस वेक्टर का। तो सबसे पहले आई कैप के लिए आंसर निकालना है। तो क्या करोगे, आई कैप के कंपोनेंट को छुपा लोगे, तो J और K का मल्टीप्लाई करो, इससे करोगे तो 4 माइनस, इससे करोगे तो 20, फिर -J कैप, क्योंकि ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये रूल यूनिवर्सल है। अब J कैप के छुपा लोगे तो I और K का मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 2 6 माइनस 0 0, ठीक है। K कैप के लिए उसको छुपा लोगे, प्लस K कैप, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 -12 माइनस 0, और ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -16i कैप, ये हो जाएगा -6j कैप, वो हो जाएगा -12k कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा,
इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप यूज़ करने के लिए आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आपको याद है अंडर रूट वाला तरीका। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है हमें, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है अगर, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट में सबको ले आएंगे, तो -16 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 का कितना होता है 256, 6 का 36 और इसका 144। तो अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 400, ये हो जाएगा 436। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, और एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ क्रॉस ऑफ ए बी। ठीक है, तो यानी कि आप क्या करोगे, हाफ इंटू ये 436 कर दोगे। तो अब ये लगभग देखो 400 होता है, अंडर रूट 400 होता है लगभग 20। ठीक है, तो 436 लगभग किसका होगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसमें, और 21 का कितना होता है 421 होता है। ठीक है, सॉरी 441 होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि लगभग इतना गैप है, तो ये 20 पॉइंट लगभग 8 या 9 के आसपास आंसर आना चाहिए। वैसे तो पॉइंट में कभी होगा नहीं, ऐसे ही सिंपल आपके काम आएगा ये। ठीक है, तो आपके ये आंसर हो गया, यानी कि अंडर रूट 436/2 आपका आंसर हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है i प्लस जे, क्रॉस कर देना है j प्लस k से। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें, अब ये टास्क है हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, i j k लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले वेक्टर में आपका क्या क्या है, i में 1 है और j में 1 है, k के लिए वहाँ 0 है। दूसरे वेक्टर में ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है, तो अगर आई कैप करना है तो इसको छुपा दो, तो आई कैप लिखो यहाँ पर और बाकी सबसे मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1 में से 1 0 0, फिर माइनस जे कैप, क्योंकि जे कैप वाला माइनस में आता है, इसको छुपा दो। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 0 से 0 का 0, प्लस के कैप करो, 1 से 1 और 1 से 0 0। तो ये आ जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये अभी वेक्टर ही है। तो इसको मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, इसका आगे वाला कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका प्लस -1 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर। तो तीनों 1 1 1 है, तो ये √3 आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डायरेक्टली करके देख लेते हैं कि आखिर कैसे कर सकते थे। डायरेक्टली अगर हम करेंगे इसको, तो आई से आप जे का मल्टीप्लाई करिए, आई से के का करिए, फिर जे का जे से करिए, फिर जे का के से करिए। अब बताइए, आपने इतना कर दिया, तो अब हमें पता है भाई आई जे के ऐसे लिखते हैं। अब आई से जे की तरफ जाओगे तो क्लॉकवाइज चले, तो आंसर प्लस के आना चाहिए। ठीक है, अब आई से के की तरफ गए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चले, तो माइनस के जे आना चाहिए। ठीक है, जे से जे का करोगे तो सेल्फ हो गया यानी कि 0 आना चाहिए। अब जे और के का करोगे यानी कि क्लॉकवाइज चले तो प्लस के आई आना चाहिए। तो क्या आपका सेम आंसर आया है जो हमारा उससे आया था, सेम आया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आंसर करोगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे आपको वो पेपर में भी करके आना है। ठीक है, अलग से कुछ आपको वहाँ नहीं करना है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं और ठीक है, अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चन करते हैं।